फांसीवादी विचारों का जो पहला एलिमेंट है दैट इज अल्ट्रा नेशनलिज्म। That is the first most important element of fascism. फांसीवाद का जो पहला मूल आधार है वो है अल्ट्रा नेशनलिज्म। अब अंध राष्ट्रवाद की बात, कल हमने आपको राष्ट्रवाद की बात बताई थी। अगर हम देखें जाए कि अगर इसी राष्ट्र की परिभाषा को और आगे बढ़ाएं तो फांसीवादी क्या मानते हैं कि पहला, ये राष्ट्र है या ईश्वर जैसा है। और एक संयोग की बात है कि जर्मन फिलोसफर हेगल ने एक बात कही थी कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। हेगल ने कहा था स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी ये राज्य नहीं है, ये सही मायने में धरती पर ईश्वर का अवतार है। और याद रखिए, जब हमने ईश्वर शब्द का प्रयोग कर दिया तो इस पर गॉड इज एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ नाउन। ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। ईश्वर का मतलब है जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, जो कभी गलती नहीं कर सकता। तो आप याद रखिए, व्यक्ति तो ईश्वर नहीं हो सकता। तो फांसीवादियों ने भी राज्य को ईश्वर का दर्जा दे रखा है। इस वजह से फांसीवादी राज्य को अपने पूरे चिंतन के केंद्र में रख के चलते हैं। पूरे फांसीवादी के पूरे चिंतन केंद्र में कौन है? राज्य। और सच पूछिए, उनका मानना है कि पहले राष्ट्र आता है, उसके बाद राज्य आता है। यद्यपि फांसीवादियों में इस बात को लेकर तो कभी स्पष्टता नहीं रही कि राष्ट्र और राज्य में क्या संबंध होता है, लेकिन वो हमेशा कहा करते थे राष्ट्र। तो उनकी राष्ट्र की विशेषता क्या है? तो इट्स लाइक अ गॉड। राष्ट्र कैसा होगा? जिसकी विशेषता ईश्वर जैसी होगी। और यहां पर अब जर्मन फिलोसफर हेगल का रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। हेगल ने बात कही कि राष्ट्र धरती पर ईश्वर का अवतार है। इसका मतलब याद रखिए, अब ईश्वर कोई आपसे बात कहे तो आप मानेंगे, अपना तर्क बताएंगे। दूसरी बात है, अब उदारवादी चिंतन, अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और बस यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। मार्क्सवादी ये मानते हैं, और मैं फिर बार बार कहता हूं, आइडियोलॉजी पढ़ के तब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको लगेगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर तो घटनाएं आपको दिखेंगी केवल। अगर ध्यान से देखिए, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि नेशनलिज्म इज द बुर्जुआजीज कॉन्सेप्ट। राष्ट्रवाद बुर्जुआवादी संकल्पना है। उदारवादी कहते हैं राष्ट्र का निर्माण हमने किया। भाई उदारवादियों ने क्या कहा? राज्य हमने बनाया, सरकार हमने बनाया, बिकॉज लिबरल्स बिलीव इन द प्रेमिस ऑफ इंडिविजुअल। उदारवादी जब व्यक्ति की सर्वोच्चता की बात करते हैं तो उनका राष्ट्र हमने बनाया। और जब फांसीवादियों ने कह दिया राष्ट्र भगवान है, तो भगवान हमने बनाया या भगवान ने हमें बनाया? भगवान से सवाल जवाब करेंगे या उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे? याद रखिए, इसलिए उदारवादी मार्क्सवादी चिंतन, फारसीवादी चिंतन का वैचारिक आधार अलग है। तो ये कहते हैं राष्ट्र क्या है? ईश्वर जैसा है। राष्ट्र एक महामानव जैसा है। नेशन इज लाइक अ सुपरमैन। एक फिलोसफर कभी नीचे हुआ करता था, ऐसा कहा करता ने को कहा करता था, नेशन इज लाइक अ सुपरमैन। ये सच मानिए, ये राष्ट्र नहीं है, एक विशाल व्यक्तित्व है, ईश्वर है, इसकी अपनी इच्छा है, और इसका निर्माण व्यक्ति ने तो बिल्कुल नहीं किया है। इस वजह से फांसीवादियों ने राष्ट्र की सर्वोच्चता बता दी। और ये तार्किक बात है, जब राष्ट्र सर्वोच्च हो जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार राज्य के खिलाफ मिलेंगे या राज्य में रहकर आप धन्य हो जाएंगे? ये बताइए, हमारे यहाँ भगवान को अपने घर में लोग बुलाने का प्रयास करते हैं या भगाने का प्रयास करते हैं?
पता नहीं कितने लोग व्रत रखते हैं, त्योहार रखते हैं, उसमें क्या भगवान की एंट्री करवाते हैं। भगवान तो अपना खुद ही आए हुए है राष्ट्र के रूप में। आराधना करेंगे या क्रांति करेंगे, इसे याद रखिए। लेकिन ये बात तो सच है। आप कहेंगे यार ये कौन सी बात है, भगवान की बात करना, ईश्वर की बात करना, ये रीजन है या मिस्टिसिज्म है, रहस्यवाद है। राष्ट्र का विचार तो रहस्य ही तो है, और जो भावना है, विचार है, वो रहस्य ही होता है। वस्तु विचार में यही तो फर्क है, विचार जानना कठिन होता है। आप क्या सोच रहे हैं इस समय, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। कई बार लोग बड़े भोले भाले होते हैं तो उनके चेहरे वहरे को देख के बताया जा सकता है कि किस मुद्रा में है वो, दुखी है। और कुछ लोग तो इसका भी पता नहीं चल पाता। इसलिए ये राष्ट्र है या पहला, नेशन हैज इट्स ओन पर्सनालिटी, इसका अपना व्यक्तित्व है। दूसरा, ये सुप्रीम है, ये सर्वोच्च है। ये ईश्वर जैसा है, इसका अपना व्यक्तित्व है, ये सर्वोच्च है। इसीलिए व्यक्ति राष्ट्र के अधीन है। Therefore, individual is subordinate to the nation. Individual is subordinate to the nation. व्यक्ति राष्ट्र के अधीन है। और आपको बताते हैं, जब हम राष्ट्र की रहस्य की बात करते हैं, व्हाई इट्स मिस्टिसिज्म, भाई राष्ट्र का विचार है, रहस्य क्यों है। अब मैं आपसे बताऊं, जो कई लोग कहते हैं भारत माता, कभी आपने देखा है भारत माता को? लोग कहते हैं भारत माता, कभी अपने भारत माता से मुलाकात हुई या नहीं हुई आपको? इस याद रखिए, जब यही बात कहेंगे, और याद रखिए फिर ये राष्ट्र की बात कैसे करते हैं, अगला पॉइंट, फांसीवादियों ने अपनी प्रेरणा आदर्शवाद से ली है। आदर्शवाद अंडरलाइन, fascists have drawn their inspiration from the idealist। एक बात आप याद रखिए, उदारवादी भौतिकवादी हैं या आदर्शवादी हैं? एक बात आप याद रखिए, आप उदारवादी, आदर्शवादी, और आदर्शवाद जब शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, लिबरल्स आर मेटलिस्ट, मार्क्सिज्म इज ए प्योर मेटलिस्ट फिलॉसफी। भाई दुनिया में अर्थ है, उत्पादन की बात है, उत्पादन पर नियंत्रण करना है, दैट इज सेंटर ऑफ एंटायर डिस्कशन। और उदारवादी तो इसी बात की कहीं कहीं उल्लेख करते हैं कि व्यक्ति अपने हितों की बात करता है, हम ज्यादा ज्यादा अपने फायदे चाहते हैं, अपने फायदे के लिए हम सबसे संबंध बनाए करते हैं, ये उदारवादियों की मान्यता है। इसका जस्ट अपोजिट थॉट है आदर्शवाद। हमारे जीवन की मूल आवश्यकताएं भौतिक हैं या हम नैतिक हैं? वी आर मॉरल, वी आर नॉट ओनली बॉर्न विथ कंज्यूमिंग सम मैटेरियल नीड्स। और आदर्शवादी कहते हैं अगर हम केवल भौतिक आवश्यकताओं की तलाश में होते तो पशु भी सारे यही काम करते हैं, तो हमारा पशु से अंतर क्या होता? इसे जहां भी हम आदर्शवाद शब्द का प्रयोग करेंगे वहां दो तीन बातें बहुत स्पष्ट आएंगी। क्या आएंगे? आप दो तीन बातें लिख सकते हैं, जैसे टर्म स्पष्ट रहे। एग्जाम में लिखने की आवश्यकता, एग्जाम में अगर आपने आदर्शवाद लिख दिया देन इट्स सफिशिएंट। फांसीवादियों का अपने आप में विचार आदर्शवाद की तरफ जाता है, फांसीवादियों का विचार आदर्शवाद की तरफ कैसे जाता है? दे आर नॉट मेटलिस्ट। क्योंकि बात याद रखिए, आदर्शवाद में दो तीन बातें की जाती हैं। पहला, कोई भी विचारक जिन बातों को मानेगा अपने आप मान लीजिए वो आदर्शवादी होगा। आदर्शवाद में पहली बात क्या आती है? पहला,
आदर्शवादी राज्य और समुदाय को प्राथमिकता देते हैं। फॉर आइडियलिस्ट, स्टेट एंड सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आदर्शवादी राज्य से समुदाय को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ये अलग से बताने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को नीचे मानते हैं। जो भी राष्ट्र को प्राथमिकता देगा, समुदाय को प्राथमिकता देगा, व्यक्ति को नीचे मानेगा। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट, आदर्शवादी राष्ट्र को शरीर जैसा मानते हैं। आदर्शवादी राष्ट्र को शरीर जैसा मानते हैं और व्यक्ति को शरीर के अंग की भांति मानते हैं। व्यक्ति को शरीर की अंग की भांति मानते हैं। फॉर आइडियलिस्ट, इवन नेशन इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, एन इंडिविजुअल इज लाइक अ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप ये बताइए, आपका हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पूरा शरीर? पहले हाथ आया, पहले पूरा शरीर आया? अगर पहले हाथ है, पहले शरीर है? शरीर से हाथ है, हाथ से शरीर है। और लॉजिक में भी कहा जाता है होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट। और अब देखिए, अगर हाथ है, पैर है, इसलिए एक शरीर का भाग है। इसे आदर्शवादी फिर ही बताते हैं राष्ट्र एक शरीर की तरह है, ऑर्गन की तरह है, और व्यक्ति इसके अंग की तरह है। इसलिए मतलब फिर उन्होंने बता दिया कि राष्ट्र का महत्व ज्यादा है। तीसरी बात, राष्ट्र एक नैतिक संस्था है, एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। नैतिक संस्था अंडरलाइन, राष्ट्र एक नैतिक संस्था है। यह ईश्वर की भांति है। और राष्ट्र की आज्ञा का पालन ही राष्ट्र की आज्ञा का पालन ही व्यक्ति की भलाई है। द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन। अच्छा बताइए, आप हाथ को शक्तिशाली बनाने काम करेंगे शरीर को? आप याद रखिए, आप पैर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे शरीर को? शरीर को। इस याद रखिए, जो भी आदर्शवादी है वो क्या कहता है, हमारे जीवन में भौतिकतावाद नहीं, नैतिकतावाद होना चाहिए। और नैतिकतावाद का मतलब है आप समाज की सोचिए, राष्ट्र की सोचिए, अपनी मत सोचिए। एक होता परोपकारवाद, दूसरा होता स्वार्थवाद, सेल्फिशनेस एंड एल्ट्रुइज्म। अब याद रखिए, भारत माता की चिंता करना, यह नैतिकता है केवल अपनी चिंता करना? किसकी चिंता करेंगे? और भारत माता की जान खतरे में है और आपसे बोला जाए कि भारत माता के लड़िए, तो अपना परिवार देखेंगे? आप याद रखिए, फौजी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, आदर्शवाद पे या भौतिकवाद पे? याद रखिए, फौजी अगर जिस दिन भौतिकवाद अपना लेगा, बंदूक रख के चलाएगा, उसमें आदर्शवाद ही क्या नहीं, भारत माता के लिए लड़ना है। इसे बाकायदा संगीत उंगीत बजाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। अदरवाइज जिस दिन व्यक्ति में विवेक जाग गया,
AK-47 रख के चलाएगा। विवेक इंपॉर्टेंट है या भावना? दुनिया के महान काम किन लोगों ने किए हैं? भावना प्रधान लोगों ने या विवेकशील लोगों ने? विवेकशील लोगों ने ही महान काम किए हैं, भावना प्रधान लोगों ने महान काम किए हैं। अतीत उठा के देख लीजिए। आप क्या लगता है, नेपोलियन, हिटलर, ये सब विवेकशील लोग थे? विवेकशील व्यक्ति से तो मानव को आप समझा नहीं सकते। और एक बात याद रखिए, विवेक बार बार, जिसमें विवेक होता है उतना जल्दी वो कैलकुलेट करता है, घाटा फायदा घाटा फायदा। इमोशन वाला आदमी जुड़ जाता है, होगा जो देखेंगे, जो होगा देखेंगे, अंजाम जो आएगा देखा। एक बार आगे बढ़ गए, बढ़ गए। इसे जीवन के, और आजकल तो इसी बात को नए नए विज्ञान कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब लोगों ने नया नया सिद्धांत देना शुरू किया है। सच बूझिए, इसलिए जीवन में सफलता के लिए आईक्यू होना, लोग आईक्यू टेस्ट करवाते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, टेस्ट मत करवाइए, सबके पास आईक्यू है। बिलावज आईक्यू टेस्ट करवा रहे हैं। प्रतिबद्ध होइए, जी जान से लग जाइए दोस्तों, किसी के पीछे। क्या समझा? राष्ट्र के पीछे। अब देखिए यही बात, इसे याद रखिए दोस्तों। लोग कहते भी हैं कि, इसलिए याद रखिए, दिमाग बंद रखिए, आंख बंद रखिए, राष्ट्र की बात करिए। अपनी बात करेंगे या राष्ट्र की बात करेंगे? और राष्ट्र की बात करेंगे तो नैतिकता है या स्वार्थ है? और नैतिकता इज इक्वल टू राष्ट्रवाद, आदर्शवाद। और आप याद रखिए, पूरे भारत को बढ़ाने की बात करिए, अपनी बात नहीं। हम आजादी, हमारा स्वार्थ पहले आता है। उदारवादियों ने क्या बताया? ना ना भाई, हमारा अधिकार, हमारी आजादी, हमारा जीवन, निजता, आजादी नहीं, पीछे रखिए। राष्ट्र के उत्थान की बात करिए, सामूहिक उत्थान की बात करिए। सामूहिक उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा, समुदाय का उत्थान होगा। अरे भाई, शरीर का उत्थान होगा तो अंग का उत्थान तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको क्या सोचे, भगवान सबका भला करो। जब सबका भला कर देंगे तो सब में आप नहीं है। और याद रखिए, एक बात याद रखिए, राष्ट्रवाद का विचार कितना प्रभावशाली होता है। यह आदर्शवाद का मतलब समझ आ गया? अगर आदर्शवाद का यही मतलब है, फांसीवादी आदर्शवाद की तरफ इशारा करते हैं। और एक बात याद रखिए, राष्ट्रवाद का मतलब कितना प्रभावशाली होता है। और क्यों आप लोगों को तर्क विवेक से नहीं समझा सकते, ये बात हिटलर और मुसोलिनी खूब अच्छी तरीके से जानते थे। दुनिया में सबसे बड़ा मिथ यह है कि व्यक्ति विवेकशील होता है। मोदी की रैलियों में आप जाते थे? देखा होगा, नहीं देखा तो क्या देखा फिर? याद रखिए, किसी राजनीतिक नेता के रैली में जाइए, लोग ऐसे बावरी करके झंडा ले कूदते हैं, आपको लगेगा यार ये विवेकशील आदमी कर सकता है क्या? एक ही बार मैं क्रिकेट मैच देखने गया स्टेडियम में, उसके बाद दोबारा मैं देखने नहीं गया, क्योंकि वहां दोस्तों एकदम इमोशन, कोई विवेक नहीं, भीड़ के पीछे। और इसलिए जो बड़ा नेता क्या है, इसी बेसिक बात को समझता है, बस वो जनता की इमोशन को टच कर देगा। भाई और बहनों, तुम बड़े महान हो। और जनता तो क्या, मोदी मोदी मोदी। बालाकोट पे चुनाव जीता गया, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पे इमोशन को टच किया गया है, रीजन को। बहुत साफ सी बात है। और जीवन में कहीं भी चले दोस्तों, हिटलर मुसोलिनी बात जानते थे, राष्ट्र को ऐसा बना दीजिए, महिमान्वित करिए, लोगों से पीछे चल दें। लोगों ने चल दिया, लोग चल दिए। इसे मुसोलिनी कहा करता था, जब मैं राष्ट्र का देता हूं, बाकी चीज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र है तो व्यक्ति है। अब जरा सोच के देखिए, अब हमारे यहां तो कांग्रेस बेचारी कंफ्यूज हो गई। बालाकोट के मामले पर कांग्रेस अब क्या बोले? ऐसा राष्ट्रवाद का मुद्दा घुमा दिया गया दोस्तों, भावना में सब बह गए और पार्टी ने चुनाव जीत लिया। ये व्यवहारिक समस्या आज की नहीं है। अच्छा बताइए, जो बात ज्यादातर लोग आपसे कहें वो सच मानेंगे या जो सच है वो सच मानेंगे?
और ध्यान से देखिएगा, जो चीजें हमसे बार बार कही जाती है, ज्यादा लोग कहते हैं, उसी बात को हम सच मान लेते हैं। 1000 बार कही गई बात सच हो जाती है। अगर एक झूठ को 1000 बार बोल दिए, क्या हो जाएगा? सच। और एक खास बात है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, दुनिया का पूरा सिद्धांत इसी पे चलता है। शासन तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही चलता है। और ये समस्या तब, राष्ट्रवाद कितना प्रभावशाली है, लोगों की भावनाओं को कैसे कुरेदता है, लोग उससे जुड़ कैसे जाते हैं। अगर देखना हो तो आप रसिया में आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने रसिया पे अटैक कर दिया। और हिटलर तो राष्ट्रवाद के नाम बात करता था। हिटलर जब भाषण देता था, फौजी वर्दी में आता था, पहला राष्ट्र की बात करता था। और जैसे हो कि हमें, और वैसे भाषण देता था, भाई और बहनों, हमें जर्मनी महान राज्य, जर्मनी शक्तिशाली राज्य। आपको पता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों हार गए? जनता का ना नहीं पता होगा, मैं बताता हूं क्यों हार गए। इतना महान राज्य हार गया। यही बात मुसोलिनी का, इटली महान गौरव, हम महान सभ्यता के वारिस। अब हमें कहां पता है कौन महान है, कौन पीछे रहा है। ऐसे कहा जाता है, वंस अपॉन टाइम भारत एक सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। और आज हमें भारत को फिर कहां बनाना है? विश्व गुरु। अपना गुरु ढूंढ नहीं पा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। इमोशन। जब जर्मन सेनाओं ने रसिया पे अटैक किया, स्टालिन था। स्टालिन तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। स्टालिन ने जाके लोगों से कहा, स्टालिन सैनिकों को संबोधित कर रहा था, कभी वार जोन में आप जाके देखिए, सैनिकों को मोटिवेट कैसे किया जाता है? विवेक से नहीं। विवेकशील बात आप बताएंगे ना, पहले 2-4 पैक दिला जाता है, दिमाग पीछे हटे। और याद रखिए, उसके बाद स्टालिन ने कहा, ये फौजियों, आपको साम्यवाद के लिए लड़ना है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के लिए। हम वर्किंग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, वर्ग संघर्ष को आगे ले जाएंगे। सैनिक सड़क हो जाएंगे, क्या बोल रहा है यार, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, बोल क्या रहा है? एक फौजी था, उसके साथ स्टालिन के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। फौजी ने को टोका। फौजी ने कहा, सर क्षमा चाहते हैं, जो बोल रहे हैं मामला बन नहीं पा रहा है। स्टालिन ने कहा, मैं क्या बोलूं फिर? उनका, ये बोलो कि मदरलैंड रसिया की रक्षा करनी है। स्टालिन ने कहा, मैं मार्क्सवादी हूं, मदरलैंड फादरलैंड की बात नहीं कर सकता। मार्क्सवाद की यही बात होती है, राष्ट्र की बात नहीं है, मदरलैंड नहीं है, फादरलैंड नहीं, पूरी दुनिया हमारी है। लो, पूरी दुनिया हमारी है। जरूर रसिया के अधिकारी ने कहा, सर वार हारना पक्का। अब माइक मुझे दीजिए। उसके बाद फौजी ने कहा, डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट मदर रसिया एंड वी विल सैक्रिफाइस आवर लाइफ, वी विल प्रोटेक्ट रसिया एट एनी कॉस्ट। उसके बाद सैनिक जिंदाबाद। ये इमोशन, इसे याद रखिए। और परिवार में भी खूब चलता है। रीजन से आप किसी को जीत नहीं पाएंगे दोस्तों। अब परिवार में किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, 4 काउंटर आर्गुमेंट दे देगा। उसके बाद इमोशन शुरू होगा, मुझे पता था, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था, इतना बड़ा किया था। अब तुम अपने पिता का जवाब दोगे, ये दिन देखने से पहले मैं बचा क्यों? अब जब इमोशनल डायलॉग शुरू होता है, तब आप चुप हो जाएंगे। आपने, यार मामला गड़बड़ हो गया क्या? इसलिए याद रखिए, किसी को नियंत्रण करना है, दिमाग पे नियंत्रण करेंगे, दिल पे। फांसीवादी जानते थे, फांसीवादी जानते थे। और याद रखिए, पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा मार्केट इसी बात पे काम करता है। जरा सोच के देखिए, आप किन प्रोडक्ट का यूज करते हैं जो आपको एडवर्टीजमेंट बार बार दिखते हैं, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि एडवर्टीजमेंट में जो 1000 बार कही गई है कि ये पी लेने से हाइट बढ़ जाती है, प्रमाणित कहां है? साइंटिफिक एविडेंस कहां है? आपको चिंता ही नहीं साइंटिफिक एविडेंस की। हमें साइंटिफिक एविडेंस की चिंता नहीं है, हमें किसकी चिंता है? कितनी बार बात कही जाती है। इसे याद रखिए। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस का तो बहुत होशियार होता है।
वो किसी के पीछे नहीं चल सकता। प्रोपेगेंडा को समझता है वो, बाकी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए पॉलिटिकल साइंस, मोदी एमए इन पॉलिटिकल साइंस, देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, नहीं किए तभी था, देख लीजिए ना। अरविंद केजरीवाल इग्नू से कर रहे हैं। नेताओं की प्रोफाइल उठा के आप देखिए, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में 10 में से 9 यानी अदर का पॉलिटिकल साइंस का 2 प्रयोग है। या तो हिटलर मुसोलिनी धूर्त राजनेता बन जाइए, या तो धूर्तों से सतर्क हो जाइए। और मैं तो कोशिश करूंगा पहला काम करिए, दूसरा क्यों करेंगे। मुझे तो अच्छा लगे दोस्तों, मेरा कोई स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बना, मूर्ख सब बना रहे तो आप ही बनाइए। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि मेरा कोई स्टूडेंट है जो पूरे देश को मूर्ख बना रहा है। भाई मुझे क्या, मेरे साथ कभी चाय पीने का मौका मिल गया, मैं तो इसी बात को अच्छा मान लूंगा। चलो भाई, लिखने की बात। अगला राष्ट्रवाद, इसे क्या है राष्ट्रवाद। अब जरा देखिए अगला पॉइंट। एक तो हमने राष्ट्र की बात कही, दूसरा किसकी बात कही, उसके सामने क्या लगा हुआ है, अल्ट्रा। इससे अगला फांसीवादी। फांसीवादी राष्ट्र को मूल इकाई मानते हैं। स्टेट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। फांसीवादी राष्ट्र को मूल इकाई मानते हैं और उनके अनुसार इस समाज में जो शक्तिशाली होगा वही विजयी होगा। जो शक्तिशाली होगा उसी का अस्तित्व बचेगा। This society is based on the principle of survival of the fittest. अच्छा, डार्विन ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्पेंसर भी एक विचारक थे, उन्होंने कभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कही थी। डार्विन का मतलब था कि कौन सा प्राणी इस धरती पर बचा, कौन सा प्राणी बचा जो बहुत सारे प्राणियों के बीच संघर्ष में बच गया। आपको क्या लगता है, आपको बचना है या विलीन हो जाना है, कैसे। पावर, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, क्या चाहिए, पावर। ये भी याद रखिए, जिस तरीके से प्राणी जगत में संघर्ष में वही बच पाए जो शक्तिशाली है, उसी तरीके से मानव जगत में संघर्ष हो रहा है। और ये राष्ट्र क्या है, समुदाय का रूप है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच ये संघर्ष जारी है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी का एग्जाम्पल था। और इस राष्ट्र के यानी राष्ट्र के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण, जबकि आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वुडरो विल्सन ने कहा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विचार। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुडरो विल्सन वाज इन सपोर्ट ऑफ पीस, इंटरनेशनलिज्म। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब होता है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच का संबंध सहयोगीपूर्ण है, समन्वय वाला है, संघर्ष नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होगी। लेकिन फासिस्ट मानते हैं कि नहीं, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच का संबंध हमेशा विरोधी होगा। और आप याद रखिए, शांति से रहने वाले व्यक्ति का आने वाली दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। शांति की बात करने वाला व्यक्ति वैसा सड़ जाएगा जैसे
तालाब में रुका हुआ पानी। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो नंबर 1 शरीर बनाइए, नंबर 2 जिम जाइए, नंबर 3 तलवार रखिए। मजाक कर रहे हैं? ओके, मैं मजाक में कर रहा हूं दोस्तों। आपने प्रोफेसर वायरस को देखा है? दिस वर्ल्ड इज लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट। और याद रखिए, शांति वाले लोग मर जाएंगे, खप जाएंगे, वही राष्ट्र बचेगा, उसी का नाम लिया जाएगा जो इस शक्ति संघर्ष में विजयी होगा। तो डार्विन का सिद्धांत प्राणी जगत में चलेगा या समाज में भी चलेगा? बताइए, दिस डार्विनियन प्रिंसिपल विल अप्लाई ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ और इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग टू। इसीलिए फांसीवादियों ने क्या कहा? एक ही चीज सीखिए दुनिया में, लड़ना। और जो इस क्लास में लड़ाका है वो समझे महान बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर किसी ने आपको चेयर मांगे बगल में और आपने कहा कोई भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, इसका मतलब आपका अस्तित्व बहुत है, खींच लिए चेयर, दीजिए मत। किसी को रत्ती भर भी कंसेशन देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक बात याद रखिए, हमेशा विस्तार करिए जमीन का, विस्तार करिए प्रभाव का, विस्तार करिए शक्ति का। कमजोर होना मरने के समान है, कमजोर होना मरने के समान है। किसको शक्तिशाली बनाएंगे? और हिटलर मुसोलिनी, जब हिटलर मुसोलिनी से पूछा कि आपका ही राष्ट्र शक्तिशाली क्यों, कई लोग मजाक मान रहे हैं हमारी बात को। अच्छा बताइए, पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभाव क्यों है? आपके गांव में किसका प्रभाव है? विवेकशील व्यक्ति का नहीं, नैतिक व्यक्ति का नहीं, किसका है? इसलिए उदारवादी तो मूल बात बता ही नहीं पाया। उदारवादी कहते हैं शांति, संविधानवाद, ये लो संविधानवाद, संविधानवाद, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 32 रूल ऑफ लॉ, ये कहते हैं। और साम्यवादियों ने क्या कहा? फैक्ट्री कल कारखाने पर नियंत्रण, कारखाने पर नियंत्रण करेंगे, तलवार पे नियंत्रण। याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तलवार से इतिहास लिखा गया या कलम से? कौन कह रहे कलम से लिखा गया? अरे दोस्तों, जो महान आपने सुना है, अब इतिहास में देखा, जितने महान शासक थे वो बहुत बड़े कवि भी थे। कवि थे या कवि भाड़े पर ले लिए थे? और इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, कुमार विश्वास को बुलाया, मैं कुमार विश्वास हमारे लिए कविता गाओ, हमारे लिए कविता पढ़ो। याद रखिए दोस्तों, समर्थ को नहीं दोष गुस्साऊं, शक्तिशाली आदमी पीटता भी है, रोने भी। इसी दुनिया में न्याय अन्याय कमजोर लोगों की बातें हैं। क्या करेंगे? ठोंक दीजिए, काट दीजिए, पीट दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, और इतना ही नहीं, ये बात आपको इसलिए यकीन नहीं आ रही कि आपका कल्चर, आपके दिमाग में वायरस घुस गया है। किसका वायरस घुस गया है? एक बात याद रखिए, दिमाग में वायरस किसका घुस गया है? ये सब आजकल युवा अवस्था में पता नहीं लबेरिया, पता नहीं क्या क्या बीमारी है दोस्तों। ये इनको मैसेज करना सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अरे बेकार की बात मत करो, गुड मॉर्निंग। कई लोग तो गुड मॉर्निंग करें, उसके नीचे 2-3 दिल बना देंगे। ये सब हो गया, हो गया। सभ्यता चली जाएगी। ये सब लफड़ा छोड़ो, यू हैव टू बिकम पावरफुल। एक ही बात रखनी है, शक्ति अर्जित करना है। ये सुबह गुड मॉर्निंग करना है, जाओ जिम में जाओ, मैदान में 10 चक्कर दौड़ो, और जब किसी से टकराओ तो ऐसा टकरा जाओ अगला उठ ना पाए। इसलिए क्या अर्जित करना है दोस्तों? क्या अर्जित करना है? ये बताइए, फांसीवाद ज्यादा समझ में आ रहा है, उदारवाद या मार्क्सवाद? क्यों?
भावना भावना, ऐसे हिटलर और मुसोलिनी ने बिल्कुल आंदोलित कर दिया। और एक बात देखिए, कौन, मैं इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको लोग ट्रेंड करते हैं इस तरह के भाषण देने के। इस सब पॉलिटिकल साइंस के फायदे हैं, यकीन मानिए आप। लोगों को तो बताया जाता है रैली में आप कैसे लोग करें। तो मोदी जैसे लोगों के कितने एडवाइजर हैं ये बताने के लिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। अरे जो फीस दिया वो पढ़ाने की फीस दिया यार, ये बताने थोड़ी दिया है। कमाल की बात है दोस्तों, इसलिए लिखने की बात है। अगला पॉइंट, अच्छा ये बताइए, अगर हम इस डार्विनवाद को समाज के क्षेत्र में ला दें तो क्या इसको सामाजिक डार्विनवाद कह दिया जाए? अगला पॉइंट, मैक गवर्न एक कमेंटेटर हैं जिन्होंने फांसीवाद पे लिखा है। मैक गवर्न, मैक गवर्न ने एक बुक लिखी, फ्रॉम लूथर टू हिटलर। बुक का नाम लिखिए न लिखिए उसे कोई जरूर नहीं है। फ्रॉम लूथर टू हिटलर। और उन्होंने कहा कि फांसीवाद के मूल सैद्धांतिक आधारों में पॉइंट एक, आदर्शवाद। द बेसिक theoretical फाउंडेशन ऑफ फासिज्म लाइज इन, पॉइंट नंबर 1, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जो भी मैंने आपको बताया। आदर्शवाद। दूसरा, सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म। ये दो मतलब तो मैं बता दिए, दो और हमें बताना है। तीसरा है सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म। और तीसरा परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म। और चौथा अबौद्धिकवाद, इरेशनलिज्म। अबौद्धिकवाद, इरेशनलिज्म, दो एलिमेंट हमने बता दिया। वैसे एक खास बात है, लोग कहते हैं कि फांसीवादी विचारधारा एकमात्र ऐसी विचारधारा है जिसका पहले विचार है बाद में सिद्धांत बनाया गया। अच्छा, मुसोलिनी से कहा भी जाता था कि व्हाट इज योर थियरी, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी। तो मुसोलिनी कहा करता था मेरा एक ही काम है, काम करना, सिद्धांत बताना नहीं। ऐसा माना जाता है कि पहले, आप ऐतिहासिक रूप में देखेंगे, पहले सब उदारवाद आया, फिर उसके सिद्धांत आए, फिर व्यवस्था आई। साम्यवाद का पहले थियरी आई, फिर सिस्टम आया, व्यवस्था यानी सरकार बनी। फांसीवाद ने पहले सरकार बना ली। जब उनसे पूछा गया आपका सिद्धांत क्या, उनका यार हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है। सच पूछिए, इसलिए का फासिज्म इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादी है, कुछ अवसरवादी है। मैक गवर्न ने कहा नहीं, उसके कुछ सैद्धांतिक आधार दिखते हैं फांसीवाद के, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। तो हमने दो बात आपको बताई थी कि आदर्शवाद में उन्होंने राष्ट्र को प्राथमिकता दे दी, व्यक्ति को पीछे कर दिया। और खासकर अगर व्यवहारिक रूप में भी आप देखिए तो वाई इट वॉज वेरी मच बेनिफिशियल। राष्ट्र को प्राथमिकता देने का उनका एक व्यवहारीकरण भी था। जर्मनी और इटली में अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, मनोवैज्ञानिक रूप में लोग टूटे हुए थे।
ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवाद को ही आगे ले जाकर आप लोगों में जोश पैदा कर सकते थे, एकता पैदा कर सकते थे। और एक खास बात आप देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि मार्क्सवादी तो समाज में एकता की बात करते नहीं, क्लास की बात कर देते हैं, लड़ा देते हैं। और ऐसा लगता था कि 1930s में इकोनॉमिक रिसेशन के बाद यूरोप आपस में बढ़ जाएगा, सारे राज्य आपस में बिखर जाएंगे, मजदूर और पूंजीपतियों की लड़ाई हो गई, वर्कर एक तरफ, मालिक एक तरफ, ऐसा लगा ये तो लड़ जाएंगे आपस में। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया में देखिए, जर्मनी हिटलर को छोड़ दीजिए, इंडिया में इसका प्रयोग करके देखिए, इंडिया में भाषा, जाति, धर्म के आधार पर इतनी डाइवर्सिटी है, उदारवाद और मार्क्सवाद से कभी इस देश को आप यूनिफाई कर पाएंगे? बालाकोट ने क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या उड़ीसा, राजस्थान, एमपी, यूपी और असम, सबको एक कर दिया। ये बात हिटलर और मुसोलिनी जानते थे। हिटलर मुसोलिनी का उदारवादी तो हमेशा अपनी बात करते रहेंगे। और आप याद रखिए, उदारवादियों की बात अगर की जाए कि इफ इंडिविजुअल इज मोर इम्पोर्टेंट, व्यक्ति को जितनी सुविधाएं आप दे दीजिए, अगला फिर कहेगा यार हमें कम ही मिला और हमें चाहिए था, कितना पैसा बढ़ा देंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए अगर आपको लगता है सरकार के परफॉर्मेंस पे सरकार जीत जाएगी, कभी ऐसा नहीं होता। सरकार के अच्छे काम पे सरकार जीत जाएगी। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मोरारजी भाई देसाई जैसा प्रभावशाली नेतृत्व चुनाव हार गया, इंदिरा गांधी ने चुनाव जीत लिया। ये बातें हिटलर और जर्मनी के सामने थी, तो उन्होंने ऐसा विचार अपनाया, मार्क्सवाद को दबा दिया और उदारवाद नीचे आ गया। हमारे यहाँ तो जब देख ले मार्क्सवाद तो खात्मे के कगार पे है। इसलिए अब तीसरी बात, परंपरावाद का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ये बात आप जानते हैं। उदारवादी मार्क्सवादी परंपराओं की बात नहीं करते, ये दोनों में कॉमनलिटी है। उदारवादी मार्क्सवादी हमेशा विवेक की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। ट्रेडिशन को तो हमेशा उन्होंने पीछे किया। हिटलर मुसोलिनी परंपरा को ही मूलाधार बनाया। कैसे? पहला पॉइंट, परंपरावाद का मतलब क्या है, और कभी कोई चीज मैं बताऊंगा उसमें अस्पष्टता हो तो बिना संकोच के पूछेगा, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं। ट्रेडिशनलिज्म, परंपरावाद, पहला मुसोलिनी ने इटली के गौरवमयी अतीत को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। गौरवमयी अतीत के पुनर्जीवित करने पर बल दिया, यानी मुसोलिनी वॉज लुकिंग फॉर रिवाइवल ऑफ द ग्लोरीफाइड पास्ट ऑफ इटली। अच्छा ये बताइए, ये परंपरा थी, इटली का गौरव पहले था, इटली पहले बड़ा गौरवशाली राष्ट्र था, और अब वो चीज यहाँ के थोड़ा प्रॉब्लम में आई, इसका मतलब हमारी परंपराएं बड़ी महान थी, अब थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम कहते हैं कि ग्लोरीफाइंग द पास्ट, एक खास बात है, उदारवादी और मार्क्सवादी भविष्य में जाना चाहते हैं, अतीत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अच्छा कौन सी विचारधारा अच्छी है, रिवाइवलिस्ट या फ्यूचरिस्टिक या प्रोग्रेसिव? विचारधारा दो होती है, एक प्रोग्रेसिव, दूसरा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब जो अतीत को पुनर्जीवित करना चाहे, पुनरुत्थानवादी, प्रगामी, और जो भविष्य में जाना चाहे वो प्रगतिशील। लेकिन आप जानते हैं भविष्य की बातें तार्किक होती हैं, कई बार काल्पनिक भी हो जाती हैं, और अतीत की बातें भी। अच्छा अतीत में परंपरा, अच्छा जब आप ये कह देंगे कि हमारा देश बड़ा महान था, बड़ा महान था, तो सवाल है महान था या नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको बता दीजिए कि महान था, लोग मान ले महान था।
और ये बात हिटलर खूब जानता था। हिटलर के सहायक थे हाउसहोफर, वो पूरा प्रोपेगेंडा मशीन चलाते थे। और हिटलर ने क्या किया, एक बार जीव वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई, बायोलॉजिस्ट की कोई बैठक बुलाई। तो हिटलर ने कहा कि देखो जीव वैज्ञानिकों, एक बात आप लोग बता दो, ये पूरी दुनिया में फैला दो, आर्य प्रजाति के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, इससे बड़ी कोई प्रजाति आई नहीं। एक वैज्ञानिक बोला, सर इसके बारे में हमारे पास वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं है, वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस फॉर प्रूविंग दैट आर्यन रेस इज द मोस्ट सुपीरियर इन द वर्ल्ड। हिटलर ने कहा पहले को खोप चमलो उसको, कैसी बात कर रहे हैं, विज्ञान तर्क, विज्ञान तर्क की बात नहीं कर रहा हूं इससे। हिटलर ने कहा देखो वैज्ञानिकों, तुम्हारा विज्ञान क्या है, अनुसंधान क्या, उससे मुझे मतलब नहीं है। आज से बच्चे को बता दो आर्य प्रजा सर्वश्रेष्ठ है, और ये बात सबको बैठा दो, विज्ञान नहीं चाहिए। और ये जर्मन वासियों ने मान लिया बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के। अच्छा, कितनी बातों के लिए हम वैज्ञानिक प्रमाण मांगते हैं, आप देख लीजिए। आप पूरे जीवन को बैठ के एनालाइज करके देखिएगा, हम कितनी बातों में डिसीजन लॉजिकल, रेशनल, कैलकुलेटिव तरीके से लेते हैं, और कितनी बातों में 4 लोगों ने कह दिया, 5 लोगों ने कह दिया, एक ही व्यक्ति बारे में 5 लोग आके बोले यार ये आदमी ऐसा, हम कहा हाँ ऐसा आदमी होगा जरूर, इतने लोग कह रहे हैं तो होगा ही ऐसा आदमी। अरे एक बार अपना भी दिमाग लगा के देख लो ना, वो है कि नहीं है। वो हमारे पास फुर्सत है नहीं दोस्तों, परंपरावाद। इसलिए परंपरा कैसी, अगली बात। हिटलर ने राष्ट्र की महानता का नारा दिया। इवन हिटलर glorified or propounded the kind of glorifying the state or glorifying the past। तो हिटलर ने क्या किया, राष्ट्र की महानता का नारा दिया और आर्य प्रजातियों की श्रेष्ठता का दावा किया। He was claiming for the superiority of Aryan race। आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का दावा किया। इसलिए देखिए, ये दोनों परंपरावादी थे, दोनों परंपरावादी थे और माना करते थे कि देखिए, अब जरा सोच के देखिए, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना तार्किक है या परंपरावादी है? तार्किक नहीं है। कोई जाति के आधार पर कहे कि मैं श्रेष्ठ, तार्किक नहीं है। कोई धर्म के आधार पर कहे मैं श्रेष्ठ, तार्किक नहीं है। कोई प्रजाति के आधार पर वो कहे, तार्किक नहीं है। लेकिन बात को आगे बढ़ा दिया गया, इसलिए दोनों की मान्यताएं एक जैसी हैं, दोनों परंपरा को विश्वास करते हैं। और हिटलर तो कहा भी करता था कि ना भाई, जर्मन तो हमेशा राष्ट्र रहा है। तो वैसे बहुत पहले जर्मनी में कभी था, हीगल तो था ही, कभी हर्डर था, उसने भी कहा नहीं, जर्मन आत्मा में ही राष्ट्र बसता है। अब आत्मा में, और इसीलिए खास तौर पे आप देखेंगे, ये हमेशा राष्ट्र को हिटलर ने सांस्कृतिक रूप में परिभाषित किया, कल्चरल नेशनलिज्म। फासीवादियों ने राष्ट्र को संविधान के आधार पर नहीं है, झंडे के आधार पर नहीं है, परंपराओं, प्रथाओं, संस्कृति के आधार पर माना। इसलिए इनका राष्ट्रवाद क्या कहलाता है, सांस्कृतिक। आप याद रखिए, राष्ट्रवाद अगर सामूहिक पहचान है, राष्ट्र का विचार सामूहिक एकता है, तो राष्ट्र हम 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, हमारा एक संविधान है इसलिए, एक झंडा है इसलिए, एक फंडामेंटल है इसलिए हम राष्ट्र के निवासी हैं। दूसरा, हम राष्ट्र के निवासी इसलिए हैं कि हमारी संस्कृति साझी है, भाषा ही जैसा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अगला पॉइंट, इसलिए फासीवादी
इसलिए फासीवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं। दे बिलीव इन ए कल्चरल नेशनलिज्म। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं। और फिर आपको स्पष्ट कर दें, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्र को प्रशासन नहीं बनाता, भाषा बनाती है। इस बात को आप देखेंगे, इस बात को डिबेट, इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा डिबेट है कि हमारा राष्ट्र कैसे बना। अंग्रेज ये कहा करते थे कि भारत में राष्ट्रवाद का मूल आधार प्रशासनिक है। नरमपंथी ने यही बात मानी, मॉडरेट्स ने ही कहा कि ब्रिटिशर्स आए तो भारत में राष्ट्र का विकास हुआ, क्योंकि उसके पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी नहीं थी। गर्मपंथी मानते थे नहीं, भारत में राष्ट्र तब से है जब से ये सनातन सभ्यता है, सनातन धर्म है। यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र कहाँ है, गीता में, रामायण में, महाभारत में। ये हमारे पहले से था, आज से थोड़ी है। राष्ट्र है मंदिरों में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र ओ बाद में तो उन्होंने झंडा बना लिया, संविधान बना लिया, उसका परिणाम है। इसलिए हिटलर, मुसोलिनी हमेशा कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। ये बात आप जानते हैं, कल्चर परंपरा से आती है, विवेक से आता है। भाषा, धर्म, जाति सब परंपरा से मिली है, इसमें हमने क्या किया। इसलिए एक खास बात बोलता था, हिटलर ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था सभी व्यक्तियों को ये संबंध होना चाहिए भूमि और रक्त का। जिस जमीन पर पैदा हुए हैं वो आपकी माँ है, और आपका एक खास बात देखेंगे, आपका जो अपने भाई बहन से संबंध है, विवेक का है या रक्त का है। ब्लड रिलेशन इज मोर पावरफुल और कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप इज मोर पावरफुल। अब बताइए, खून का संबंध ज्यादा शक्तिशाली होता है या समझौता वाला संबंध? कैसे कैसे? भावना से। अगला पॉइंट, इसलिए हिटलर रक्त रक्त और भूमि, ब्लड एंड सॉइल, हिटलर ने रक्त और भूमि का विचार दिया। ही प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड एंड सॉइल। रक्त और भूमि का संबंध दिया, जो राष्ट्र का मूल आधार है। जो राष्ट्र का मूल आधार है। अगला पॉइंट, अब सवाल है कि अबौद्धिकवाद का मतलब क्या है? अबौद्धिकवाद का मतलब क्या है? पहला, फासीवादी यह मानते हैं फासीवादी मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की संचालक शक्ति द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ए ह्यूमन लाइफ इज विल। जीवन की मुख्य संचालन शक्ति इच्छा शक्ति है, विल पावर। जीवन के मुख्य संचालक शक्ति इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति है, एक खास बात है। और इंट्यूशन है, अंतः प्रज्ञा है। जीवन को संचालित करने की मूल शक्ति इंट्यूशन है, अंतः प्रज्ञा।
और दूसरा विल पावर है। अच्छा बताइए, जब कोई लक्ष्य आप रखते हैं, एक बार असफलता पर आपको कैसा लगता है? अच्छा, कई लोग जीवन में कई काम ट्राई करते रहते हैं, ये भी किया, उसमें असफलता मिल गई, छोड़ दिया, अगला फिर ट्राई कर लिया, उसको छोड़ दिया। इसका मतलब है देयर इज लैक ऑफ विल पावर। विल पावर का मतलब है एक बार ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। पढ़ते बहुत हैं, दिल में नहीं बैठ पाता। क्या बात है, क्या बात है, कह दिया, और एक बार रिजल्ट खराब आता है, उसके बाद दिल टूट जाता है, दिल के अरमा आंसू में बह गए। और अगर किसी ने हमें थोड़ी बुरी बात कह दी, किसी ने खराब मैसेज, तो 2 दिन हम डिप्रेशन चले जाते हैं कि दिल टूट गया। इसका अंदर विल पावर कम है। दिल तो टूटना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहिए, नंबर 2। हार मानना नहीं चाहिए, नंबर 3। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार गिरेंगे तो 5वीं बार उठेंगे, और जब उठेंगे तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। इसे हर हार एक नया संकेत देती है, तैयार होइए अगले लक्ष्य के लिए। हर हार के साथ एक नई ऊर्जा लेकर आइए कि ना इस बार करना है। और कई लोग एक बार हारे, जी ये दुनिया में फिर मेरे काम के नहीं, छोड़ो दे भाई। नहीं, विल पावर। आपने सुना है आई कैन, मैं कर सकता हूं, और समझ लीजिए, इसलिए हिटलर मुसोलिनी क्या कहते हैं? अच्छा, इंट्यूशन का मतलब है कई बार आपको लगता है मुझे कोई बहुत याद कर रहा है, लगता है ऐसा, अब हो रहा है कोई इंट्यूशन ऐसा, उसके पीछे कोई विवेक नहीं है। इस याद रखिए, पूरे जर्मन वासियों को हिटलर ने याद दिला दिया, तुम ही लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो। और हिटलर ने कहा क्या? अच्छा, आप में से कौन नेहरू विहार वगैरह में रहता है? आप में से कौन नेहरू विहार या ये सब जगह? अच्छा, नेहरू विहार की एक समस्या है दोस्तों, नेहरू विहार जाने पर कंजेस्टेड है। तो एक बार मैं नेहरू विहार में गया, मैंने खिड़की को खोली, मुंह निकाला तो मेरा मुंह दूसरे घर में पहुंच गया। ऐसा आपने फील किया कि नहीं किया है? जब ऊपर वाली मंजिल पे जाते ऐसा लगता है इधर का मकान मिल जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने खिड़की से मुंह निकालेगा तो कहां पहुंच जाएगा? और बाद में मुझे एहसास हुआ नेहरू विहार में रहने वाले लोग बहादुर नहीं है दोस्तों। बहादुर लोग कभी खोपचे में नहीं रहते, और अगर आप खोपचे में हैं, इसका मतलब आपको विचार करना पड़ेगा कि आप में वो शक्ति रही कि नहीं रही, विल पावर रही कि नहीं रही, दुनिया जीतने के इरादा आपने छोड़ तो नहीं दिया बीच में। और याद रखिए, यही बात हिटलर ने समझाई, यही बात हिटलर ने जर्मन वासियों को समझाई। अच्छा, हिटलर की पॉपुलेशन यूरोप में हमेशा ज्यादा रही है, आज भी। इवन जर्मनी इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द एंटायर यूरोप। हिटलर ने कहा, ए जर्मन वासियों, तुम भूल चुके हो तुम कितने महान हो, और तुम्हारे सामने पूरा साइबेरिया का मैदान खाली पड़ा हुआ है। अरे जीत लो नालायकों, जीत लो। जर्मन वासियों ने कहा, ना ना सर, अभी देखो वुड्रो विल्सन क्या कर रहा है, शांति। उनका वुड्रो विल्सन की तरह कायर बन जाओगे, ये जर्मन जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना, विस्तार करना, यही मरने और जीने का प्रश्न है। और इसीलिए आर्य प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है, और तुम्हारे रहते हुए ये सब भूरी प्रजातियां, ब्लैक रेस, ये सब येलो, ये सब शासन करेंगे आर्य प्रजाति के रहते हुए। दो जीत लो दुनिया, जीत लो।
और याद रखिए हिटलर ने ऐसा मोटिवेट किया, सब लोग लड़ने को तैयार हो गया। उनका हाँ, अब हम दुनिया जीतेंगे। हिटलर ने कहा वेरी गुड। और सच मानिए जर्मनी की सेना ने यूरोप को तबाह कर दिया। एक एक देश तो हाथ उठाकर खड़े हो गए दोस्तों। छोटे छोटे देशों का मारना बदल, ले लो ले लो सब ले लो। फ्रांस के परछके उड़ गए दोस्तों। फ्रांस अपने आप को बचा नहीं पाया। इंग्लैंड पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला जर्मन आर्मी ने किया, इंग्लैंड को बचा ले गया इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड की सेना नहीं, जर्मनी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। तबाही मचा दी है, शक्ति से नियंत्रण कर लिया। क्या विचार दोस्तों। जर्मन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी। पूरी दुनिया हिल गई। और सच पूछिए हिटलर का तो इतना हौसला बढ़ गया, उसने रसिया पर भी हमला कर दिया। उसने रसिया पे हमला कर दिया। बस हिटलर यही गलती कर गया, रसिया पर हमला करते समय समय का ध्यान नहीं रख पाया, ठंडे में हमला कर दिया। इसे हमारे कौटिल्य ने कह रखा है, हमला करते समय मौसम देख लो। पता चल रहा है दोस्तों कहीं यात्रा कर ली, उस समय भारी बारिश होने वाली है, तूफान आने वाले है, वायु, और उसी तूफान में कूद गए तो कश्ती डूबना तय है। और हिटलर को स्टालिन ने हराया या रूस के मौसम ने, यह करना तो कठिन है, लेकिन तो एक व्यक्ति ने यूरोप को तबाह कर दिया। हिटलर से प्रेरणा ली जाए या घृणा की जाए? क्या इस पर हम विचार बाद में करेंगे। और एक खास बात याद रखिए, जब हिटलर ने ये कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग, ये बताइए अबौद्धिकवाद है, इसमें कुछ विवेक है? अरे भाई प्रजाति के आधार पर कोई कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? जब हिटलर ने बार बार कहा हम सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग, हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, तो हिटलर से एक सहायक ने, हाउसहोफर ने कहा सर आप बार बार ही कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग, ये बताइए या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे? हिटलर ने कहा खामोश खामोश, हम हारे नहीं थे, हमें हराया गया, हम बस बढ़ने वाले थे, हम जीतने वाले थे। उसी समय हमारी टांग खींच ली गई, हमारे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हुआ। और हिटलर ने कहा यह षड्यंत्र किसी और ने नहीं, यहूदियों ने किया। एक बात याद रखिए, राजनीति में ये कह देना कि ये लक्ष्य है, ये हम प्राप्त कर लेंगे, ये जनता को दे देंगे, फिर चुनाव जीत गए, अब नहीं जीत पाएंगे। सबसे आसान काम क्या है? घृणा पैदा कर दीजिए कि आप गरीब हैं, भाई और बहनों आप गरीब हैं, क्यों? आपके पड़ोसी ने आपका हिस्सा खा रखा है, इसी पड़ोसी कारण आज आपकी हाल है। ये बात जब समझ में आएगी, आप कहेंगे हम 10% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे बढ़ा देंगे। कौन सी बात ज्यादा अपील करती है? इसलिए याद रखिए हिटलर मुसोलिनी ने पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर दिया और घृणा पैदा किया, घृणा पैदा किया है, शक्ति बात कर दी, साम्राज्यवाद आगे कर दिया, पूरी दुनिया बिल्कुल तबाह हो गई दोस्तों। उदारवादी संविधानवाद को ढूंढ रहे थे, हमारा संविधानवाद कहाँ गया यार? हिटलर में ऐसी तैसी गया, संविधानवाद की बात करता है, संविधानवाद, संविधान तोड़ ताड़ के रख दिया उसने, तो संविधान कायरों का सपना, बेकार की बात करते हो। लोकतंत्र सड़ी हुई लाश, लोकतंत्र को, संविधानवाद को, शांति को एक साथ रख के माचिस मार दिया, है बेकार की बात। उनका धर्म, उनका ये देखो, ये ईसाई क्या आपको समझाते हैं, ये हमारे पोप, हिटलर का पोप इधर आओ, सब पोप इधर आओ, ये पोप धर्म सब इधर आओ, सब में आओ। हिटलर क्या सिखाते हो? कोई एक चाटा मार दे दूसरा गाल दे दो, सिखाओ ये, कोई एक चाटा मार दे तो गाल नोच लो। यानी याद रखिए आपकी तरफ किसी ने देख लिया ये दुस्साहस है, चाटा मार दिया, अब कहोगे 2 चाटा मार दो तो कल गर्दन काट देगा, हो गया खत्म काम। इसीलिए याद रखिए। और दूसरी, हिटलर ने सबको बुलाया था, सिनेमा दिखाने वालों को, स्कूल में किताब छापने वाले को, पेपर वाले को, सारे लोगों को बुलाया। उन्होंने सुनो आज जो किताब में बात लिखी जाएगी, एक ही बात लिखी जाएगी, बच्चे बहादुर बने, आर्य प्रजा सर्वश्रेष्ठ है, ये पूरे किताब बचपन से किताब में बात लिख दी जाए।
दूसरा, जो ड्रामा होगा, थिएटर होगा, केवल बहादुरी का होगा। उसने कहा लव स्टोरी कभी बनी तो मैं टोटे टोटे कर दूं, पहले डायरेक्टर को मारूंगा। कोई लव स्टोरी फिल्म बनाया। काश दोस्तों हिटलर हमारे देश में रहा होता तो फिल्में कैसी बनी होती। हम प्राण ले चुके सनम। हमारे फिल्में कैसी बन गई है, हम दिल दे चुके सन। लो, जिस युवावस्था में बहादुर बनाना है उसी में दिल का व्यापार शुरू कर दिया। रेस खत्म हो जाएगी, रेस खत्म हो जाएगी। क्या करना है इसे याद रखिए। आप मैसेज क्या भेजेंगे? शक्तिशाली बनेंगे। क्या मैसेज भेजेंगे? लिखने के बाद क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? इसीलिए इसीलिए उसने व्यक्ति को मूलतः भावनात्मक माना। इसलिए उसने व्यक्ति को मूलतः भावनात्मक माना और हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का निर्माण किया। Even Hitler made a kind of propaganda machinery, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का निर्माण किया जिससे कहा गया कि यदि कोई झूठ बात 1000 बार बोली जाए यदि कोई झूठ बात 1000 बार बोली जाए तो वो सच हो जाती है। Even anything become truth if it is repeatedly conveyed to the people. Even a lie can become truth. A lie can become a truth when we are repeating it 1000 times. कोई भी झूठ है 1000 बार बोल दीजिए, आप सच हो जाएगा। इस वजह से अगर हम हिटलर को थोड़ा सा परंपरागत तरीके से बात करें, उसके राष्ट्र का विचार कैसा है, तो हमने आपको बता दिया। समाज का विचार कैसा है, तो समाज में सीधा कोई मजदूर नहीं है, न ही कोई मालिक है, न कोई वर्ग है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। एक ही बात है। हिटलर कहा था पहले हम जर्मन हैं, और मुसोलिनी का पहले एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर इटालियन, नथिंग एल्स। ऐसा समाज बनेगा तो समाज में डिवीजन नहीं होगा, एकता होगी, सुदृढ़ता होगी। और इकोनॉमी कैसी होगी, अगला पॉइंट। अब जरा हिटलर की इकोनॉमी पर आ जाए। भाई इस तरीके से फांसीवाद को हम देख सकते हैं, लेकिन एक खास बात आप देखेंगे, अगर हम इस तरीके से बात को देखें, राष्ट्र की महानता करें, तो राष्ट्र की महानता करने के लिए इसका मतलब डिवीजन नहीं होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए। फासिज्म शब्द का मतलब ही इसलिए बना हुआ है कि बंडल ऑफ रॉड्स। फासिज्म शब्द जिस बात से बना हुआ है इसका बंडल ऑफ रॉड्स। तो जो रोम साम्राज्य के समय एक उनके पीछे व्यक्ति खड़ा होता था बंडल ऑफ रॉड्स लेकर, एकता में शक्ति है। आपने बहुत स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एक बड़ी पुरानी बात सुनी होगी। एक टीचर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो पहले उन्होंने एक लकड़ी ली, एक लकड़ी तोड़ दिया,
फिर 5-6 लकड़ी ली, वो नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या इसे सीखा? तो बच्चों ने कहा एकता में ही शक्ति है। ये बच्चों ने सीखा, एकता में शक्ति है। इसे याद रखिए, अगर एकता में शक्ति है तो आप बताइए, क्या ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्र के नाम पर व्यक्ति का शासन हो जाएगा? राष्ट्र के नाम पर एक ही पार्टी हो जाएगी? ये विचार का मुद्दा है। ऐसा हिटलर हो गया, और हिटलर और मुसोलिनी तो सच पूछे, राष्ट्र के नाम पर उन्हें व्यक्ति पूजा ऐसी बढ़ा दी। तो सच मानिए, फांसीवाद में तो पर्सनालिटी वर्शिप था, व्यक्ति पूजा था। विधि का शासन, संविधान का शासन, ये सब चीजें थी ही नहीं। और आप ये बात जान लीजिए, जब राष्ट्र की सर्वोच्चता है तो आखिर में राष्ट्र की सर्वोच्चता का व्यक्ति एक ही व्यक्ति समझेगा या बाकी भी समझेंगे? यानी हिटलर ने जो कह दिया वो जर्मनी की आवाज। और इसलिए मुसोलिनी और कहा करते थे, मुसोलिनी हिटलर कहा करते थे, आम जनता का एक ही काम है, केवल मेरे पीछे चले। और इन लोगों ने कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी क्या है? सब लोग सोचना शुरू कर देते हैं। जिस देश में, जिस शासन में सब सोचना शुरू कर दें, सब विचार करना शुरू कर दें, उस शासन का पतन, उस देश का पतन बहुत ही जल्दी होगा। इसे याद रखिए, फांसीवादी परिवार कैसा होगा? ताऊ ने बोल दिया ये करना है, बस करना है। उसे ये क्यों करना है, क्यों नहीं? ऑर्डर इज ऑर्डर लेंगे, बाकी नहीं। सवाल जवाब नहीं, नो क्वेश्चन नो आंसर। और इसे मुसोलिनी शायद क्लास में करा के पढ़ाता कि कोई स्टूडेंट सवाल पूछता, उठा के बाहर फेंक देता, पहले इसको खोपचे में लो, पहले तो सवाल कैसे पूछा? नो डाउट, नो क्वेश्चन, ओनली सबमिशन। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आज्ञा पालन करिए, विश्वास करिए, लड़िए। यही जीवन का फार्मूला है। आज्ञा पालन करिए, नहीं जो कहा जाए, विश्वास करिए, संदेह नहीं, लड़िए। यही जीवन में 3 ही काम करना है, चौथा नहीं कि दिमाग लगाना शुरू कर दिया, यार जो कह रहा है सही कह रहा है, गलत कह रहा है। ना ना माय लॉर्ड, अपोजिशन, विपक्ष। लोकतंत्र में क्या होता है? विपक्ष। अरे एक ही पक्ष है यार यहाँ पे, कोई विपक्ष। इकोनॉमी कैसी होगी? अगला पॉइंट। फांसीवादियों ने कहा कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए फांसीवादियों ने कहा कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का संचालन निजी हित में नहीं होना चाहिए। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अर्थव्यवस्था का संचालन निजी हित में नहीं होना चाहिए। अपितु समूची अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होगी। Entire economy will be controlled by the state and government. समूची अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होगा, जिसे मुसोलिनी ने कारपोरेट राज्य का नाम दिया। जिसे मुसोलिनी ने कारपोरेट राज्य का नाम दिया। मुसोलिनी सेड इट एज अ कारपोरेट स्टेट।
जैसे मुसोलिनी ने कारपोरेट राज्य का नाम दिया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये कारपोरेट राज्य का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का, सरकार का। उत्पादन पर, वितरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। अच्छा, ये बात ध्यान देने की है। देख, कारपोरेट स्टेट का मतलब उसने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक विकल्प दिया। जब उसने कहा भाई कारपोरेट स्टेट में आपका शासन कैसे चलेगा, तो मुसोलिनी ने कहा था देखिए कारपोरेट स्टेट में जो हमारी गवर्नमेंट होगी, उसमें पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारी इस पूरी संसद में लोगों का निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि जितने कारपोरेट हाउसेज हैं उनके समूह करने वाले लोग पार्लियामेंट में आएंगे। यानी हमारी पार्लियामेंट को इस तरीके से, अगर मुसोलिनी जैसी हमारी पार्लियामेंट बनाना हो तो उसमें ऐसा काम करिए, जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबको अलग अलग, जो कपड़े का व्यापार कर रहा है, जो वकील है, सब प्रोफेशन के लोग पार्लियामेंट में आ जाए, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और हम मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव को ही पार्लियामेंट में बुला लेंगे। तो मान लीजिए संसद में लोगों के द्वारा निर्वाचित लोग नहीं होंगे, बल्कि कुछ कारपोरेट हाउसेस को रिप्रेजेंट करने वाले मालिक होंगे और मजदूर आएंगे। ये लोग मिलकर राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए सेना शक्तिशाली चाहिए। एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग द आर्मी वी नीड ए स्ट्रांग इकोनॉमी। और सेना तभी अच्छी होगी जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अर्थव्यवस्था तभी अच्छी होगी जब क्लास के लिए चले या राष्ट्र के लिए चले। मजदूर मालिक नहीं है, राष्ट्र। व्यक्ति का फायदा नहीं, सबसे पहले कौन होना चाहिए? राष्ट्र। कारपोरेट स्टेट इसी को, और उसने कहा भी, और मुसोलिनी हिटलर जैसे शासन में, ये बात तो सच है, 20 साल में इटली और जर्मनी का जितना तेज आर्थिक विकास हुआ वैसा इतिहास में बहुत कम दिखता है। हड़तालें बंद, स्ट्राइक खत्म, रेल सही समय पे चलने लगी, क्योंकि ये बात हमेशा अनुशासन, जीवन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? डिसिप्लिन। और एक खुद बिल्कुल फौजी ड्रेस पहनकर लोगों के सामने आते थे और अपने आप को अनुशासन, यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आपको अनुशासित रहने की आवश्यकता है। और इन लोगों ने कहा भी था, लोकतंत्र और उदारवादी विचार ने क्या पैदा कर दिया? अनुशासन विहीनता। अनुशासन है ही नहीं देश में। इसे कारपोरेट राज्य का मतलब है कि बहुत पार्टी नहीं होगी। पहला, पार्टी एक ही होगी, वो है हिटलर मुसोलिनी, उसे वही नेता है। हाँ, और लोगों को हम पार्लियामेंट में बुला लेंगे और हम ये उनको बताएंगे पूरे उत्पादन पर राष्ट्र का नियंत्रण होना चाहिए और उत्पादन ऐसा आगे बढ़े कि राष्ट्र शक्तिशाली हो। अच्छा, इसी का हिटलर ने नया नाम दे दिया, बात तो एक ही है। अगला, क्या पूछ रहे हो? समाजवाद में, हाँ देखिए, समाजवाद में राज्य के द्वारा वितरण किया जा रहा था। बात ध्यान देने की है। हिटलर और मुसोलिनी ने कहा कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का मालिक उद्योगपति होगा, लेकिन राज्य हमेशा उस पर नियंत्रण रखेगा। कब हमें कब आवश्यकता पड़ गई, कब हमें पैसा चाहिए, कैसे आप अच्छा उत्पादन करिए, इस मामले में राष्ट्र का नियंत्रण होगा। अर्थव्यवस्था का मालिक उद्योगपति होगा, उद्योगपति के लिए चलेगा नहीं। फर्क यह है, क्योंकि समाजवादी मानते हैं पूरी इकोनॉमी प्रोडक्शन पर राज्य का कंट्रोल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर। हिटलर मुसोलिनी ने ये नहीं कहा प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी आर्थिक नीतियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। उत्पादन उद्योगपति करेगा और हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन राज्य मांगे तो आपको देना पड़ेगा। और इसलिए कई लोग तो डिबेट करते हैं कि आखिर में मुसोलिनी हिटलर थे कौन? ऐसा तो नहीं कि पूंजीपति थे, ऐसा तो नहीं पूंजीपति ही थे और एक नाम बदल दिया केवल। इस पर विचार करेंगे हम। अगला, अर्थव्यवस्था के इसी प्रारूप को
अर्थव्यवस्था के इसी प्रारूप को हिटलर ने राज्य समाजवाद का नारा दिया, स्टेट सोशलिज्म। सॉरी, राष्ट्रीय समाजवाद, राज्य समाजवाद नहीं। अर्थव्यवस्था के इसी मॉडल को हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवाद का नारा दिया, नेशनल सोशलिज्म। और आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय समाजवाद शब्द का प्रयोग हिटलर के अलावा और किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। नेशनल सोशलिज्म शब्द का प्रयोग केवल केवल किसने किया? हिटलर ने, बाकी और किसी ने किया ही नहीं। व्हाट इज नेशनल सोशलिज्म? तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि इन लोगों ने इकोनॉमी पर पूरा राज्य के नियंत्रण रखने की बात की, लेकिन उत्पादन सारा लोगों के हाथ में था। और इसलिए आप याद रखिए, इनकी बड़ी आलोचना भी होती है। अब सवाल यह है, फांसीवादी पूंजीवादी थे या फांसीवाद कोई अलग विचार है? ये फांसीवादी थे कौन? अगला आगे आगे हेडिंग लिखिए, फिर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं। अगला लिखिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, फांसीवाद और पूंजीवाद, फासिज्म एंड कैपिटलिज्म। लास्की का एक प्रसिद्ध कथन है, लास्की LASKI, लास्की का एक प्रसिद्ध कथन है कि उदारवाद अथवा पूंजीवाद उदारवाद पूंजीवाद जब शक्तिशाली होता है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधानवाद, और संविधानवाद का सहारा लेता है। लेकिन जैसे ही पूंजीवाद पर खतरा उत्पन्न होता है या जैसे ही इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होता है, जैसे इसके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होता है, यह लोकतंत्र, संविधानवाद को हटाकर निरंकुश बर्बर शक्ति का प्रयोग करने लगता है। लोकतंत्र संविधानवाद का हटाकर निरंकुश एवं बर्बर शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। आप देखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बड़ा अपने आप में मजेदार तथ्य है कि कैपिटलिज्म, यानी लास्की की बात मानी जाए तो देखिए, जब कैपिटलिज्म प्रभावशाली स्थिति में होता है और ये मानते हुए कैपिटलिज्म में उदारवाद तो एक ही चीज हो गई,
तो जो कैपिटलिज्म अच्छी कंडीशन में रहेगा तो कैपिटलिज्म एक मुखौटा बांध लेता है, और मुखौटा ये है कि सबको अधिकार है, स्वतंत्रता है, विधि का शासन है, संविधानवाद है। ये पूंजीवाद अपना लेता है, ये पूंजीवाद अपना लेगा। लेकिन आप याद रखिए, आर्थिक मंदी के दौर में 1930 के दशक में जैसे सर्वहारा वर्ग का पूरा आंदोलन, मजदूर वर्ग का आंदोलन पूंजीपतियों के खिलाफ जा रहा था, और पूंजीपतियों को लगा कि अब तो पूंजीवाद ही ध्वस्त हो जाएगा। पूंजीपतियों ने सारा उदारवाद, संविधानवाद, आजादी दमन करके उन्होंने बर्बर शक्ति और बल का प्रयोग किया, और इसी का नाम क्या है? फांसीवाद। यानी आप याद रखिए, पूंजीवाद के दो चेहरे हैं। पूंजीवाद का पहला चेहरा कौन सा है? शक्तिमान वाला, कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र, उदारवाद। और पूंजीवाद का सम्राट क्लिविस वाला भी चेहरा है। और पूंजीवाद तब अपनाता है जब उसके अस्तित्व पे खतरा आता है। इसमें कश्मीर में पूंजीवाद का कौन सा चेहरा चल रहा है? और आप याद रखिए, अच्छा भारतीय राज्य कल्याणकारी है या नहीं है? है या नहीं है? तो स्वाभाविक रूप में जब तक आप इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे तब तक है। माओवादियों से पूछे ये कैसा है, माओवादियों से पूछे कैसा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। और इसीलिए एक बार अगर आप राज्य के खिलाफ खड़े हो गए, फिर देखिए किस तरीके से पिटाई करेगा ये। इसीलिए जितने मार्क्सवादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं, अरे यार ये फांसीवाद इसका नाम थोड़े है, इसका सही नाम क्या है? पूंजीवाद है। तो अगला पॉइंट, आर्गुमेंट भी उन्होंने दिया। अगला पॉइंट, और याद रखिए यही आईएएस में बार सवाल, मेंस में यही सवाल पूछा गया था, बस उसकी वर्डिंग थोड़ा चेंज हो गई थी। तो वर्डिंग इस तरीके से थी कि क्या आपको लगता है कि फांसीवाद पूंजीपतियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण का एक परिणाम है? तो लोग कहते भी हैं कि भाई, अब वैसे भी आप देखिए पूंजीवाद का मतलब क्या है? कल कारखानों पर कुछ लोगों का नियंत्रण होना। पूंजीवाद में भी था, फांसीवाद में भी था। बस फर्क इतना है कि जब पूंजीपति कुछ अपनी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण बनाए रखते हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो संविधान, विधि के शासन, भाई बल का प्रयोग क्यों करेंगे? शासन वैसे चल रहा है। लेकिन जैसे उनका ये प्रॉफिट रुका, फिर वो बल का प्रयोग करने लगेंगे। इनके दो चेहरे हैं, एक मास्क वाला, एक दूसरा वाला। तो समय समय पर यूज करते रहते हैं। अगला पॉइंट, इसी दृष्टिकोण को, अगला पॉइंट, बताइए। माओ समाजवादी था, हाँ। माओ तो समाजवादी था, तो माओ का फांसीवाद से क्या मतलब था? अरे अलग बात है, मैंने माओ का नाम लिया, चीन का नाम लिया, अभी नहीं लिया। ऐसी कंपेरिजन मत करो। अगली से अगला, मार्क्सवादियों के विचार भी, क्या लिखा था? हाँ, इसी दृष्टिकोण को मार्क्सवादी भी मानते हैं। मार्क्सिस्ट आर ऑल्सो सपोर्टिंग द सेम अप्रोच। इसी दृष्टिकोण को मार्क्सवादी भी मानते हैं, जिनके अनुसार फांसीवाद पूंजीवाद का संकटग्रस्त चरण है। फासिज्म इज a stage of capitalism, or fascism is a state of capitalism where capitalism is in crisis.
ये पूंजीवाद के संकट का चरण है। संकट के चरण का मतलब जहां इनके अस्तित्व पे खतरा है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी आंदोलन के कारण साम्यवादी आंदोलन के कारण पूंजीवाद पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। After the First World War, in phase of communist movement in entire Europe, capitalism was facing a severe crisis. पूंजीवाद पे गहरा संकट उत्पन्न हो गया था। इसीलिए सभी पूंजीपतियों ने मुसोलिनी और हिटलर का समर्थन किया था। सभी पूंजीपतियों ने मुसोलिनी हिटलर का समर्थन किया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की भी अनुमति दी गई थी। तो जो मार्क्सवादी किस्म के लोग हैं वो कहते हैं भाई ये तो फांसीवादी पूंजीवादी सगे भाई हैं, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। और उसके कारण बताते हैं। लोग कहते हैं सारे उद्योगपतियों ने मिलकर किसको समर्थन कर दिया था, हिटलर और मुसोलिनी। बल्कि उद्योगपतियों ने, संयोग की बात है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया, संसद का समर्थन नहीं किया, क्योंकि संसद लोकतंत्र उस समय उनके इंडस्ट्री को बचाने में समर्थ नहीं थी। उनका सारा उद्योग विनाश हो जाता, उनके तो सारे अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती, क्योंकि श्रमिक आंदोलन उसी बात की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो श्रमिक आंदोलन से, साम्यवादियों से पूंजीपतियों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? और एक खास बात देखेंगे, इस बात को इंटरनेशनल रिलेशन हिस्ट्री में प्रूव किया जाता है। लोग कहते भी हैं यूरोपीय देशों ने हिटलर का इतना तुष्टीकरण किया, इसीलिए वो सोवियत संघ तरफ आगे बढ़ गया, क्योंकि यूरोपीय देश ऐसा मानते थे कि हिटलर साम्यवाद का विनाश कर दे और यूरोपीय और अमेरिका को क्या करना पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा प्लान कर रहे थे। इसे कहा भी गया गया, एंटायर यूरोप एंड अमेरिका वाज एडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स हिटलर। वो हिटलर को कंसेशन दे रहे थे, हिटलर आगे बढ़ो। तो हिटलर का अल्टीमेट ध्यान कहाँ था? साम्यवाद के विनाश की तरफ। क्योंकि याद रखिए, साम्यवादी राष्ट्रवाद के सबसे बड़े विरोधी थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के इतने बड़े विरोधी कभी नहीं रहे। हाँ, अंतरराष्ट्रवाद की बात भले करते थे, शांति की बात करते थे, लेकिन उदारवादियों को झगड़ा राष्ट्रवाद के साथ इतना बड़ा थोड़ी था। राष्ट्रवाद के साथ झगड़ा तो साम्यवादियों का था। और इसीलिए पूंजीपति सब इकट्ठा हो गए थे साम्यवाद के खिलाफ। और साम्यवाद के खिलाफ स्टालिन, लेनिन जैसे लोगों को हराने के लिए पूंजीपतियों को हिटलर और मुसोलिनी से अच्छा कोई आदमी मिला नहीं, खड़ा कर दिया उसको आगे। अब आपको ये दुविधा ऐसी लग रही होगी, आप कहेंगे यार एक जगह कहा कि, एक जगह तो ये कह दिया कि राज्य का अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण होगा, फिर अब कह रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। ये कैसे? अरे आज भी तो यही हो रहा है। ये बात देखिए, आज हमारे देश में राज्य का इकोनॉमी पे कंट्रोल है कि नहीं है? है। लेकिन उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? बढ़ रहे हैं।
फासीदी सिस्टम है। लेकिन जब उदारवादियों से पूछा गया कि भाई ये बताओ, यार पूंजीवादी और फांसीवादी एक ही बिरादरी के लोग थे, उदारवादियों ने कह रहे यार नहीं, ये मार्क्सवादियों की सनक है। उदारवादियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। तो जरा गैर मार्क्सवादियों की बात भी सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अगला हेडिंग है फांसीवाद के संबंध में फांसीवादियों के संबंध में उदारवादियों के विचार। तो पहला, उदारवादी मार्क्सवादियों के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है उदारवादी मार्क्सवादियों के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि फांसीवाद उदारवादी मार्क्सवादियों के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि फांसीवाद पूंजीवाद का फांसीवाद पूंजीवाद का विस्तार है। फांसीवाद पूंजीवाद का विस्तार है, बल्कि उदारवादी इसे पूंजीवाद का विरोधी मानते हैं। उदारवादी इसे पूंजीवाद का विरोधी मानते हैं। यानी liberals are not agreeing to the principle that capitalism and Marxism are two sides of the same coin. Capitalism and fascism are the two sides of same coin. And liberals say that even fascists were against the capitalist. उदारवादी कहते हैं अरे भाई ये तो पूंजीवाद का ही नाश कर दिया है, ये क्या कैसे करेंगे। अच्छा, देखने में तो ऐसा लगता है कि देखिए पूंजीवाद की मूल मान्यता ये है कि बाजार आगे बढ़ेगा, व्यक्ति की आजादी रहेगी, और पूंजीवादियों ने आजादी और संविधानवाद को तो माना, फांसीवाद ने सबका विनाश कर दिया। और जिस तरीके से फांसीवादी अभी हम राज्य पर आएंगे और लोकतांत्रिक राज्य व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, तो ये तो पूंजीवादी नहीं मानेंगे। तो पूंजीवादी कहते हैं नहीं, मार्क्सवादी व्याख्या ठीक नहीं है। अब कौन व्याख्या ठीक है कहना कठिन है, दोनों में आंशिक सच्चाई है। अब ये कह देना केवल मार्क्सवादी विचार सही है, ये भी ठीक नहीं है। ये कह देना एकदम गलत है, वो भी ठीक नहीं है। तो उदारवादी क्या कहते हैं अगला, उदारवादियों का तर्क है कि फांसीवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवादियों का तर्क है फांसीवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता और बाजारवादी अर्थव्यवस्था और संविधानवाद का विनाश कर रहे थे। फांसीवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता
संविधानवाद का विनाश कर रहे थे, जो उदारवाद का मूल आधार है। इसलिए उदारवादियों का तर्क है फांसीवाद की उत्पत्ति का उदारवादियों का तर्क है फांसीवाद की उत्पत्ति का मूल कारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। द बेसिक रीजन बिहाइंड हेलो हेलो क्या लिखा आपने? हाँ, फांसीवाद की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अच्छा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात आपको बता दें। मार्क्सवादी की इकोनॉमी को ही बेस मानते हैं। इसे मार्क्सवादियों के हिसाब से सारी समस्या का मूल कारण क्या है? इकोनॉमी। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रॉब्लम क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रॉब्लम है जो पूंजीवादी औद्योगिक समाज ने पैदा की। और पूंजीवादी औद्योगिक समाज ने जो प्रॉब्लम पैदा की, पहला
अब देखिए समाज में ईश्वर का महत्व कम हुआ। जैसे मुसोलिनी कहा भी करता था कि हमें एक नया धर्म बनाना है, और बल्कि कहा भी जाता है कि हिटलर कहा करता था नया धर्म बनाना है, मुसोलिनी कहा करता था कि धर्म का प्रयोग राज्य की शक्ति के लिए किया जाए। अब आप देखेंगे आधुनिक समाज में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बात उभरी है ये कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की चिंता है। व्यक्ति समुदाय की बात करता नहीं पहला, और आधुनिक समाज में व्यक्ति का समाज वाला है, तो प्रोपेगेंडा मशीन भी खूब काम करती है। जहां पे लोगों के आपस में रिलेशन होंगे वहां प्रोपेगेंडा मशीन बहुत काम नहीं करेगी। इसलिए देखेंगे समाज उग्रवादी हो गया, समाज में धर्म नैतिकता का महत्व पीछे हुआ, और व्यक्ति को हर कीमत पर रोजगार चाहिए और हर कीमत पर विकास चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, रोजगार और विकास के लिए आजादी को गिरवी रख दिया। इसे तो फांसीवाद आया। तो फांसीवाद एक सामाजिक और ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। अच्छा, कई लोगों मनोवैज्ञानिक, अब कोई ये कहे मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी हूं, इसका मतलब कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है उसमें। अगर कोई ये कहे कि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, कई बार सिजोफेनिक प्रॉब्लम होती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक बार तो कोई व्यक्ति आया मेरे सामने, उसने कहा होम मिनिस्ट्री हमारा फोन टेप करवा रही है। तुम्हारा फोन टेप करवा रही होम मिनिस्ट्री, इतना उसके पास टाइम है? अभी क्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है। क्या देखिए, और फिर आता है मार्क्सवादियों का मूल ध्यान कहाँ जाता है, हर बात पे इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। उदारवादी कहते नहीं है, ये बात नहीं है। फांसीवाद के उत्पन्न होने के कारण तो अलग ही है। दोनों बातें आंशिक रूप में सच है। अगला पॉइंट क्या आपने लिखा, सामाजिक है। अगला, क्योंकि शहरी औद्योगिक समाज में बिकॉज इन इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी, शहरी औद्योगिक समाज में व्यक्तियों के द्वारा शहरी औद्योगिक समाज में व्यक्तियों के द्वारा भौतिक आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया, और इसकी प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया। Even individual liberty became subsidiary to the material needs of society. तो material needs of society became primary. अच्छा, आज भी आप देखेंगे, आज युवा को हर कीमत पे क्या चाहिए, रोजगार। अब किसी की शक्ति बढ़े, नेता शक्तिशाली हो जाए, उससे मतलब नहीं हमें। भाई हमें नेता, अब देखिए राहुल गांधी इतना अच्छा नेता दोस्तों, हरा दिया लोगों ने, और आपने शक्तिशाली नेता को चाहे क्यों, आपको इकोनॉमी अच्छा चाहिए। अब इकोनॉमी अच्छा होगा नहीं हुआ, राष्ट्र अच्छा होगा नहीं हुआ, पता चला उसी बहाने आपके आजादी छिन जाए। तो सवाल है कि आजादी की चिंता ही नई पीढ़ी को कहाँ है। नई पीढ़ी को कार्य चाहिए आजादी, रोजगार चाहिए आजादी, तो ले लीजिए। हिटलर ने दे दिया। हिटलर ने कहा सभी हाथ को काम मिलेगा, सभी पेट को भोजन, सभी को हेल्थ, सभी घर, चू चपड़ करना मना है। और पूंजीवाद समाज हमें यही सिखाता है। सुबह शाम तक किस चक्कर में पड़े हैं, पैसे के चक्कर में। अगला पॉइंट, शहरी औद्योगिक समाज में धर्म और नैतिकता का पतन हुआ। .
बहुत सारे लोग नास्तिक हो रहे हैं, वे नया ट्रेंड चल पड़ा है। हमारे यहाँ भी अब देखिए, शहरी औद्योगिक समाज में धर्म और नैतिकता का पतन हुआ और व्यक्ति प्रधान समाज बन गया। Religion and morality will decline and society become atomistic। व्यक्ति प्रधान समाज बन गया, अणु प्रधान समाज बन गया। इसका मतलब समाज से व्यक्ति दूर हो गया। और समाज से दूर क्यों हुआ? भौतिक आवश्यकता के लिए। एक ही बात को अगला, जिस समाज में प्रोपेगेंडा पैदा करके फांसीवाद का प्रभाव स्थापित कर दिया गया। और आप ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा ही था कि लोकतंत्र बेकार है, संसद बेकार है, राष्ट्रवाद सबसे अच्छा है। और प्रोपेगेंडा ही था प्रजाति सर्वश्रेष्ठ था, इटली महान है। यानी ये सारी प्रोपेगेंडा ऐसा पैदा कर दिया गया है कि लोग आंदोलित हो गए। इसलिए ये सच पूछे किसी ने कहा, ये जर्मन आत्मा की बीमारी थी। फांसीवाद था क्या? जर्मन लोग बीमार हो गए थे। एक बात याद रखिए, बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। एक शारीरिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक। शारीरिक बीमारी फिजिकल एलिमेंट्स क्या है? सर्दी, जुकाम, मलेरिया, खाज, खुजली, हैजा, शारीरिक। दूसरी है कि सामाजिक बीमारी। एक बात याद रखिए, आजकल सामाजिक बीमारी क्या है? बड़ा आजकल पैसे का प्रभाव है। सामाजिक बीमारी क्या है? व्यक्ति की पूरी कीमत ही भौतिकवाद है। बहुत सामाजिक बीमारी क्या है? भेड़ की तरह लोग चलते हैं पीछे, दिमाग लगा ही नहीं रहे। अब एक व्यक्ति, मैं कहीं जा रहा था, कहीं पुरानी बात, कार में जा रहा था, तो कार वाला कोलाबेरी सुन रहा था। मैंने कहा, यार ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? सर हमें क्या मतलब है, लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। ये क्या है? भेड़ जैसा समाज, अपना दिमाग नहीं है। वी आर बिहेविंग लाइक अ शीप, हर्ड मेंटेलिटी। और यही तो बीमारी दोस्तों। इसलिए जरा सोच के देखिए, उपभोक्तावाद के पीछे पड़ जाना, भौतिकवाद के पीछे पड़ जाना। अब किसी ने बाल कलर किया तो मैं भी कलर कर लूं, ये बीमारी है। अपना विवेक का प्रयोग करें। जिसने कलर किया उसने बुरा नहीं किया, उसका अपना विचार है, लेकिन मैं ही उसके पीछे क्यों पड़ूं? अब किसी ने टैटू पैदा कर लिया, मैं भी टैटू लगवाने का मेरे शौक चढ़े, मैं भी टैटू। उसका अपना चिंतन है, अपना सोच है। अब बप्पी लहरी जैसा कपड़ा मैं भी पहन घूमूं, या फिल्मों में हीरो हीरोइन जैसा कपड़ा सब पहन घूमने लगे दोस्तों। बीमारी है, अच्छे व्यक्ति का लक्षण है? बीमारी है, महामारी है। यही कहां फैल गई? जर्मनी। और आजकल दोस्तों, आजकल तो गांव में प्रॉब्लम आ गई, ये सीरियल देख देख के दोस्तों। दिमाग तो है नहीं गांव वालों को। एक एक से घर में कोलाहल मचा हुआ, सीरियल देख क्यों? अच्छा, उनको दिखता है सीरियल में कोई आदमी औरत है, एकदम फ्रेश दिखता है, मेकअप करके आ रहा। उनको लगता है घर में 24 घंटा में ऐसे ही रहूंगे, बावरापन। बीमारी, समाज बीमार हो गया है दोस्तों। विवेक रहा नहीं, हर जगह प्रोपेगेंडा, हर जगह कंज्यूमरिज्म। और कंज्यूमरिज्म होगा, देख लीजिए कहां। पाइपलाइन जल्दी से लिख लीजिए। बंद कर लिया क्या आपने कॉपी? अच्छा, जो पूछना हो और क्लास के बाद आ जाए। क्लास के बाद तो मैं खाली रह रहा हूं, तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। बस एक लाइन लिख लीजिए। चलिए, अच्छा, फिर अगले बार मंडे को।